हूं मनीषा गुप्ता और आज काफी हलचल हमने यहां पर कमोडिटी बाजार में देखी है और खबरों में भी मौसम के हिसाब से भी यहां पर काफी उथल पुथल है। लेकिन सबसे पहले यहां पर कच्चे तेल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर हमने प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा है। एक्चुअली जो स्टिमुलस मेजर्स हैं वो एक्सपेक्टेड है कि जापान, यूएस और चाइना से और भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी इकोनॉमीज ने यहां पर लॉकडाउन ईज किया है, उसका फायदा हमने देखा है। डिमांड में यहां पर रिकवरी सिर्फ कच्चे तेल में नहीं, मेटल्स में भी देखने को मिली है, जहां पर आज का दिन काफी बेहतर रहा है। सोने चांदी की अगर बात करें तो सोने में इतना नहीं, लेकिन चांदी डेफिनेटली यहां पर इंडस्ट्रियल मेटल से सपोर्ट लेती हुई नजर आई है और उसका फायदा हमने यहां पर भावों में बनते हुए देखा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, प्रियांक उपाध्याय एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के और मनोज कुमार जैन डायरेक्टर पृथ्वी फिनमार्ट के। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज, आपसे पहले बात करेंगे, आज की टॉप पिक्स आपकी कहां है कमोडिटीज में? नमस्कार मनीषा जी, मेरी टॉपिक रहेगी रिफाइंड सोया तेल। जून वायदा में यहाँ 772 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए, 766 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य होगा 780 का। वहीं दूसरा केस्टर सीड जून वायदा में 3600 पे जो है बिकवाली कर सकते हैं। 3655 का एक स्टॉप लॉस रखें, नीचे में 3520 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। प्रियांका, आप कहां पर अपनी टॉप पिक्स देंगे आज कमोडिटीज में? आज हमारी पहली पिक गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में हमने देखा है कि अपर लेवल से एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखा है, तो यहाँ पे सेल की रणनीति रहेगी अराउंड 46,850 के आसपास। 47,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स 46,100 के रहेंगे। दूसरी पिक बेस मेटल्स में रहेगी। निकल कंडीशनल बाय रहेगा अबाउ 939, स्टॉप लॉस 915 का रहेगा एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स 970 के रहेंगे। यहां पर कच्चे तेल में आपको प्रियांक क्या लगता है, क्योंकि ये 5वां लगातार ऐसा हफ्ता है जहां पर हमने बढ़त के साथ काम होते हुए देखा है। इस साल में अभी भी हम यहां पर कभी करीबन 42-45% की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब हम 80-85% की गिरावट के साथ भी यहां पर काम कर रहे थे। इन स्तरों में आप क्या कहेंगे कि बॉटम बन चुका है, यहां से कंसोलिडेशन और रिकवरी की उम्मीद है? देखिए, अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका एक कारण यही है कि एक होप बिल्टअप हुआ है कि सप्लाई कट आएगी एंड जो कोरोना वायरस लॉकडाउन ईज आउट हुआ है अक्रॉस द ग्लोब, उससे कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट बूस्ट मिला है, तो वो प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने देखा है कि क्रूड ऑलमोस्ट $10 ऑन WTI से 30+ अभी चल रहा है। MCX पे भी मुझे लगता है कि 25-85 के जो करंट रेट्स है, यहाँ से अभी भी और 100-150 रुपीज का हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि एक रेंज में रहेगा। जो गिरावट थी, जो स्पीड से गिरावट थी, वो तो रुक जाएगी एंड कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का फेज इमर्ज होता हुआ दिखता है। सपोर्ट्स का मैं अगर बात करूँ ऑन WTI $30 का एक सपोर्ट रहेगा इन शॉर्ट टर्म एंड 36-37 हायर साइड रेजिस्टेंस जोन्स रहेंगे। MCX पे 2300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो जब तक वो होल्ड करता है कंसोलिडेट करके एक बायस पॉजिटिव रहेगा टुवर्ड्स 2680 to 2700। तो यानी कच्चे तेल में वो रेंज में वहां पर कारोबार रह सकता है। ऑफ कोर्स जून में यहां पर ओपेक और एलाइज की एक और रिव्यू मीटिंग भी है। आपको याद दिला दें कि मई और जून के महीने के लिए पहले ओपेक एंड एलाइज यानी कि रशिया ने उत्पादन कटौती में 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे की कटौती की है और उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद बाकी के साल के लिए किस तरह की यहां पर पॉलिसी रहनी चाहिए सप्लाईज को लेकर, उसके ऊपर वहां पर एक स्टेप्स वहां पर तय किया जाएगा। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, इस वीकेंड में हमने कॉटन की जो है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यूएस और चाइना में जिस तरह की टेंशंस हैं, उसका कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखा जाए तो ये ऑलरेडी फैक्टर इन है, क्योंकि जो डिमांड थी कॉटन की स्पेशली वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरह से जो CCI का जो एस्टीमेट आया है, तो उससे एक चीज़ ये क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट्स है वो रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक जो स्टॉक है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है और यहाँ पे उत्पादन में गिरावट है, तो उसका जो है यहाँ पे डोमेस्टिक जो मिलर्स है उसको उनके कंजम्पशन से कुछ सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि यूएस चाइना के जो फ्रेश टेंशन जो है फिर से एक बार
आते हुए दिख रहे हैं। उसके चलते हमने देखा है कि जो यूएस कॉटन जो वायदा है वहाँ दबाव देखने को मिल रहा है और 58 सेंट के ऊपर कीमतें सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है। मेरा मानना है कि एक दायरे में ट्रेड देखने को मिल सकता है। 60 सेंट जो है हायर में एक रेजिस्टेंस रहेगा यूएस कॉटन में, वहीं 56-55 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वहीं भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ 16,500, 16,600 एमसीएक्स कॉटन वायदा में एक जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और 16,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। तो लगभग 500 से 600 रुपए की जो रेंज है वो एक दायरे में अगले 15 दिन से 1 महीना जो है ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और जब हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोरोना संकट की मार झेल रहे देश को एक और मुश्किल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लोकस्ट अटैक यानी कि टिड्डी दल हमने यहाँ पर 5 स्टेट्स में हैवॉक मचाते हुए देखा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन स्टेट्स में ऑलरेडी फसल को नुकसान हो चुका है। पॉजिटिव बात यह है कि खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई होना अभी बाकी है और रबी की फसल की काफी हद तक यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो चुकी थी। तो जहां तक फूड ग्रेन्स की बात है यहाँ पर बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की बात है यहाँ पर खासा नुकसान यहाँ पर कई शहरों ने झेला है। जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से हमने जो ये लोकस्ट आर्मी है इसको महाराष्ट्र, मथुरा और दिल्ली में भी कई जिलों में, गांवों में अब प्रवेश करता हुआ देखा है। कितनी बड़ी दिक्कत ये आगे जाके हो सकती है ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा और प्रेमराज ताराचंद के रुपेश गोयल। देवेंद्र शर्मा जी, पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे, कितना बड़ी ये संकट हो सकता है, क्या क्या डैमेजेस अभी ऑन ग्राउंड हैं? क्योंकि राजस्थान, गुजरात, यूपी की तरफ से यहाँ पर जरूर कुछ नंबर्स निकल के आए हैं, लेकिन कितना अर्ली असेसमेंट है ये और आगे अब किस चीज के लिए तैयारी करनी होगी? देखिए, ये इतना व्यापक होगा लोकस्ट का अटैक, टिड्डी दल का अटैक, ये इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन ये हम सब जानते थे कि भाई मई जून में लोकस्ट दोबारा फिर भारत में आएगा, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि दिसंबर जनवरी के पीरियड में भी इन्हीं स्टेट्स में, स्पेशली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इसका और गुजरात में काफ़ी इसका इम्पैक्ट हुआ है। और अब जो ये जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो जितना ये अंदर या गहराई में जा रहा है, मुझे लगता है कि वो अर्ली असेसमेंट करना तो ठीक नहीं रहेगा इस समय, क्योंकि अभी अगर वो जैसे आपने कहा कि यूपी के कुछ जिलों में पहुंचा है, मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों से आगे चल रहा है, पंजाब में, हरियाणा में कुछ दिनों तक तो ठीक था, लेकिन अगर अब वो चिंता बढ़ती है या अटैक ज्यादा होता है तो उसका मतलब है कि आई थिंक पहला जो टास्क होना चाहिए वो है कि हाउ टू कन्फ्रंट द लोकस्ट, या उसको किस तरीके से खत्म किया जाए उस अटैक को। तो मुझे लगता है कि फोकस अभी उस पर रहेगा, लेकिन देखना यह है कि 1-2 दिन में कितना उसका व्यापक और इम्पैक्ट होता है, इन द सेंस कि कितना एक्सपेंड होता है एरिया। जी देवेंद्र जी, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भारत में लोकस्ट की वजह से एक बहुत बड़ी मार झेल सकता है इस साल के लिए। ये स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फिलहाल क्रिएट हो सकती हैं? क्योंकि जहां तक ऑपरेशंस की बात है या फिर स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स की बात है, तो ये एसेंशियल सर्विसेज हैं। लॉकडाउन के चलते भी हमें लगता है कि ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं ज्यादातर स्टेट्स कर रही होंगी, लेकिन कितना बड़ा प्रॉब्लम ये आगे जाके रियली हो सकता है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस एफएओ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। उसका रीजन साफ है, ये 5-6 स्टेट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, और इन पे अगर अटैक इंसेक्ट का होता है, और ये हम जानते हैं कि जब इंसेक्ट अटैक जबरदस्त उसमें पैटर्न में होता है या फॉर्म में होता है तो तबाही बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ज्यादा होती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम ये देखें कि कुछ ही घंटों में वो ये भी कहा जाता है कि अगर स्वाम बड़ा है या टिड्डी दल बड़ा है तो वो खेतों के खेत बिल्कुल वो साफ कर जाता है, और वो सिर्फ खेत ही नहीं साफ करता है, जो भी हरियाली होती है उसको भी साफ कर जाता है, यानी पेड़ हों, बुशेज हों, जो भी है उसको वो खत्म कर देता है। तो ये जो उसका जिस तरीके से उसका एक रिएक्शन है, इन द सेंस कि भाई जो हम देखते हैं कि जब इंसेक्ट अटैक होता है और जो फसलों को नुकसान होता है, उसको देखते हुए एफएओ की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर नुकसान हो सकता है। और ये हम ना जाने
ये हम जानते हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी लॉकडाउन से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, और अगर इमीडिएटली उनको लोकस्ट की मार पड़ती है तो उनके लिए तो ये डबल वैमी हो गया। और इस समय पे मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, एक तो आपने जैसे पहले कहा कि भाई क्या हम स्टेप्स ले रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए, वो तो एक चीज इंपॉर्टेंट है ही है। और दूसरा ये है कि जब हम असेस करना शुरू करेंगे, अटैक जब रिसीड करेगा, तो वो लॉस कितना हुए हैं कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर जो है वो हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव करता है या थ्राइव करता है, तो उसमें अगर और मार पड़ती है तो किसानों के लिए और भी चिंताजनक सिचुएशन है। यानी और भी चिंताजनक सिचुएशन आगे जाके ये बन सकती है। देवेंद्र शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कहा गया है कि जिस बेल्ट में ये है, यानी कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, वो एक एग्रीकल्चर बेल्ट है और हॉर्टिकल्चर को वहां पर खासा नुकसान पड़ सकता है। और जैसा कि खबरों में आया भी है कि 5 लाख हेक्टेयर राजस्थान में वहां पर फसल डैमेज हुई है। करीबन 17 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर गुजरात में, 21 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में, जहां पर उन्होंने फसलों को नुकसान का इमीडिएट असेसमेंट दिया है। बाकी स्टेट से ऑफकोर्स यहाँ पर नंबर्स अभी आना बाकी हैं, लेकिन कितनी जल्दी ये कंट्रोल होता है, मॉनसून का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्लियरली उसके ऊपर एक नजर रखनी होगी। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो दर्शकों को करेंगे हमारे साथ शो में शामिल, देंगे उनके सवालों के जवाब। नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरह से लोकस्ट अटैक की वजह से काफी सारी स्टेट्स को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा है और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर राजस्थान में है। राजस्थान से ही रुपेश गोयल जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुपेश जी नमस्कार। किस तरह का लोकस्ट अटैक रहा है, क्या फीडबैक है, किस तरह का नुकसान है, क्योंकि अब तक माना जा रहा है कि राजस्थान में 5 लाख हेक्टेयर में जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा है। नमस्कार मनीषा जी। राजस्थान में टिड्डी दल का जो अटैक है वो बहुत ज्यादा व्यापक हो सकता है और इससे कितना भी बड़ा नुकसान की अपने कल्पना कर सकें वो हो सकता है, क्योंकि अभी नरमा जो सोइंग है वो हमारे इलाके में खूब हुई है और ये बिल्कुल अभी स्टेजेस पे है, तो इस फसल को बहुत ज्यादा दिक्कत संभव हो सकती है। अभी सोइंग का समय चल रहा है, पुरानी जो फसलें तो हार्वेस्टिंग होके बाजार में आ रही हैं, लेकिन जो भी नई सोइंग कॉटन और मूंग की जो हो रही है उसको बहुत बड़ा नुकसान संभव हो सकता है। तो आगे जाके क्या आपको लगता है स्टेट किस तरह के कदम उठा रही है और कैसे यहाँ पर किसान कारोबारी रिएक्ट कर रहे हैं इसको? किसान और व्यापारी लोकल लेवल पे बहुत डरे हुए हैं। कोरोना की वजह से पहले ही उन लोगों की आर्थिक हालात जो है वो अच्छी नहीं है और अब जो आगामी जो फसल है जिसकी सोइंग के लिए उन्होंने आड़तियों से या बैंकों से लोन लेके सोइंग की है उसको दोबारा करना पड़ेगा, तो उनको बहुत ज्यादा और एक्सपेंसिव की मार पड़ेगी। सरकार से यही निवेदन है कि इसको व्यापक रूप से इसका कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर इसका जल्द से जल्द कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि व्यापारी और किसानों के मुद्दे की बात नहीं है कि इसको संभाला जा सके। पॉइंट टेकन रुपेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो अपडेट वहां पर ऑन ग्राउंड राजस्थान से देने के लिए, क्योंकि काफी नुकसान है, आगे जाकर और भी हो सकता है। काफी व्यापक है ये जो टिड्डी दल का अटैक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा है और राजस्थान के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 26 सालों में पहली बार इतनी ज्यादा तादाद में इतना बड़ा लोकस्ट अटैक हमने यहाँ पर इन स्टेट्स में होता हुआ देखा है। चलिए, ये तो बात हुई लोकस्ट अटैक की और कमोडिटीज की, लेकिन अब करेंगे अपने दर्शकों को हमारे साथ शामिल, उनके देंगे सवालों के जवाब। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश मित्तल जी आगरा से। आकाश जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैडम मैंने सिल्वर लिली के 5 लॉट सेल करे हैं 50,000 से, तो अब मेरे को क्या पोजीशन रखनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए या रखनी चाहिए? चांदी के 5 लॉट खरीदे हैं 50,000 के आसपास। प्रियांक ने क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर, चांदी में जहां हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, क्या ये इन लेवल्स को होल्ड करें? देखिए, जिस तरह से चांदी में एक
स्मार्ट रैली देखी हमने लास्ट वीक में, अराउंड 42,000 से ऑलमोस्ट 49,000 के लेवल्स देखे हैं। अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में इमर्ज हो रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है। मेरे हिसाब से 47,000 का एक सपोर्ट दिखता है मार्केट्स में। अगर 47,000 टूट जाता है तो उनको अपना बाय पोजीशन में से निकल जाना पड़ेगा, एंड 47,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 49,500 के ऊपर सस्टेन करे तो 1000-2000 पॉइंट का रैली ऑन द अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉप लॉस 47,000 का रहेगा। हाँ। चलिए, तो हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर है, लेकिन कुछ बहुत उठापटक और यहाँ पर बढ़त की उम्मीद आगे जाके चांदी में कुछ बहुत है। एक और दर्शक को शामिल करते हैं। नाजिर हमारे साथ हैं सुरेंद्र नगर से। नाजिर नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मनीषा जी, मेरे पास जून कॉटन सीड ऑयल केयर है 5 लोड 2000 के भाव के, और मैं 2 महीने तक रुक सकता हूँ, और 2 महीने का मेरा नजरिया है। तो आगे कैसी चाल रहेगी? अगर सेल की पोजीशन लगती है तो मैं डबल बेच भी सकता हूँ। हेलो। ओके, कारोबारी हैं नाजिर, और कपास खली के 5 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 2000 के आसपास। होल्ड कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं। मनोज, इनके लिए क्या राय है? क्योंकि कुछ बहुत सुकून, कुछ बहुत सपोर्ट हमने इस कमोडिटी में अब वापस लौटा हुआ देखा है। बिल्कुल, यहाँ पे निचले स्तरों से सपोर्ट लौटते हुए देखा था, और कमोडिटी एक बार 2000 के स्तरों के आसपास भी आती हुई दिखी थी। लेकिन ऊपरी स्तरों पर जो है दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो रूरल डिमांड है वहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। तो बड़ी तेजी की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। मेरा मानना है कि 2000 से 2020 के रेंजेस में आता है भाव, तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। नीचे में 1920-1900 के रेंजेस में सपोर्ट है। अगर उसके नीचे एक बार कीमतें सस्टेन होनी शुरू होती है तो फिर यहाँ पे 1840 तक के स्तर जो है देखने को मिल सकते हैं। तो या तो 1920 के ब्रेकआउट पे बिकवाली कर सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा उछाल आता है टुवर्ड्स 2000 तो वहाँ पे बिकवाली की रणनीति कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कीमतें एक बार फिर से 1850 के आसपास के स्तर दिखा सकती हैं। यानी कि 1850 का यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। आपने खरीदारी करी है नाजिर, तो जैसे मनोज ने आपको बताया कि निचले स्तरों पर बाइंग, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, ये पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पर चल सकते हैं, लेकिन 1850 के लेवल्स यहाँ पर अहम लगते हैं। एक और दर्शक को जोड़ेंगे। आदर्श मित्तल जी हमारे साथ हैं मोगा पंजाब से। आदर्श जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम। मैम, हमने ना गोल्ड खरीदा, बेचा था पहले 46,100 में, फिजिकल में लेते हैं हम लोग जी, और अब हम दोबारा लेना हो तो किस लेवल पे ले सकते हैं? सोने में खरीदारी करना चाहते हैं आदर्श मित्तल जी, और 46,100 में एक बार यहाँ पर कारोबार कर चुके हैं। अब इन स्तरों पर प्रियांक इन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म तो अभी भी यहाँ पर सोने में तेजी नजर आती है, लेकिन जो नियर टर्म वॉलेटिलिटी है या फिर उठापटक है, इसका फायदा कैसे उठाए निवेशक? देखिए, नियर टर्म वोलेटिलिटी में अभी फिलहाल दिखता है कि 47,100 से लेके 47,350 ये एक रेजिस्टेंस कैप जोन दिखता है मार्केट्स में फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो इससे पार करना ज़रूरी है अगर गोल्ड प्राइसेस को 48-49 तक जाना है। तो जब तक 47,300-350 कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करता है तो वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक गिरावट दिख सकती है। गिरावट में एक बार 46,300 से लेके 46,100 ये रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द लोअर साइड। एक्चुअली प्रियांक, काफी लोग अब सोना यहाँ पर खरीदना चाहते होंगे, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी बाजार में है, निवेशक यहाँ पर काफी ज्यादा जानना चाहते हैं कि एक रेंज क्या है अब सोने में। वर्स्ट केस सिनेरियो नीचे में क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो ऊपर में। अब इस साल के लिए आपको क्या लगता है चार्ट्स पर? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर गिरावट आती है तो लॉन्गर टर्म सपोर्ट्स अभी स्कैटर्ड है अराउंड 45,000 से लेके 44,000 ये रेंज एक सपोर्ट का रेंज लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे दिखता है। तो मे बी अराउंड 45,000 44,500 हम मान सकते हैं कि एक लॉन्गर टर्म मीडियम टर्म सपोर्ट रहना चाहिए। और रेजिस्टेंस 48,000 का रहेगा, जो रिसेंट हाईज हमने बनते हुए देखे थे गोल्ड में इन मे कॉन्ट्रैक्ट इन मई के मंथ में अराउंड 48,000 के है। तो वो एक अहम लेवल रहेगा। अगर 48,000 क्रॉस करता है और विद गुड वॉल्यूम्स और सस्टेन करता है तो एक रैली टुवर्ड्स 50,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
जी, तो वो सोने पर ऑफ कोर्स यहाँ पर रेंजेस हैं, लेकिन अगला एक एसएमएस हमारे पास आया है। नंद किशोर जी गुलाबपुरा से लिखते हैं कि चना है इनके पास, किसान हैं ये, और 35 बोरी का स्टॉक है। मनोज, इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि चना के प्राइसेस में कुछ सपोर्ट है, आगे जाके बारिशें बेहतर होने की उम्मीद है, और ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जब गर्मियां बारिशें आती हैं तो दालों की कंजम्पशन भी यहाँ पर बढ़ जाती है, मटर का इम्पोर्ट रुका हुआ है, तो काफी सारे थोड़े से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स यहाँ पर हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आगे जाके चने के भाव कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे 4000 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमने एक अच्छी बढ़त जो है यहाँ पे महीने की शुरुआत में आते हुए देखी भी थी, लेकिन लास्ट वीक जो आरबीआई गवर्नर साहब का जो प्रेस ब्रीफ था उसमें उन्होंने पल्सेस के इन्फ्लेशन को लेकर के पॉइंट आउट किया था। उसके बाद से हमने पिछले 2 सेशन में यहाँ थोड़ी नरमी आते हुए देखी है, लेकिन मेरा मानना है कि 4000 यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ दिखेगा। आगे कंजम्पशन जो है अच्छे रहेंगे और डिमांड भी जो है वहाँ पे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो मेरा मानना है कि अभी होल्ड कर सकते हैं। एक बार फिर से कीमतें मिड ऑफ जून जो है 4200 से 4250 तक के स्तर दिखा सकती है। तो वर्तमान में यहाँ पे पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। चलिए, पोजीशन होल्ड करिए, आगे यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है दालों में, यहाँ पर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है। मनोज जी, प्रियांक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों की स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए भी। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए कमोडिटी कॉल में, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।